नमस्कार प्रिय मित्रों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट किया, जो किससे संबंधित है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आज हम भाग नंबर 2 पर चर्चा करेंगे जो नागरिकता से संबंधित है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भाग नंबर 2 से। भाग 2 जो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। यानी कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। देखो, नागरिकता जो है वो संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। आप सभी को पता होगा और हमने कल की कक्षा में चर्चा भी की थी कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं और उसमें से जो संघ सूची है, तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो नागरिकता से संबंधित यदि कोई कानून बनाया जाएगा तो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, ठीक है। तो भाग नंबर जो 2 है उसमें कितने आर्टिकल हैं? टोटल 7 आर्टिकल है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 5 से कहां तक? आर्टिकल 11 तक, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है कहां से कहां तक? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11, वो ये बताते हैं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ, और भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ उस दौरान भारत के नागरिक कौन होंगे, वो कौन बताता है? वो ये आर्टिकल बताते हैं कि संविधान के लागू होने के समय, संविधान के लागू होने के दौरान कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। वो ये आर्टिकल बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कहां से? आर्टिकल 5 से। चलो देखो, बात करें हम अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 5 में यह लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म, यदि किसी व्यक्ति का जन्म कहां पर हुआ? उसका जन्म भारत में हुआ। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ, लेकिन उसके माता पिता का जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? माता पिता का जन्म हुआ। उसके माता पिता का जन्म कहां पर हुआ? भारत में हुआ। तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ और उसके माता पिता का जन्म भी भारत में नहीं हुआ, तो इसके अतिरिक्त एक और शर्त है, उसको पूरी करने के बाद वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। और वो शर्त यह है कि संविधान लागू होने से पूर्व, क्या? संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व यदि वह व्यक्ति 5 वर्ष से कहां पर रह रहा है? भारत में रह रहा है। कहां से? 5 वर्ष से, 5 वर्ष से भारत में रह रहा है, इसका मतलब वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या फिर वह व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष से भारत में रह रहा है, तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा? वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 5 में। तो आर्टिकल 5 जो है उसमें 3 बातें दी गई हैं। उस व्यक्ति का जन्म भारत में होना चाहिए। यदि भारत में जन्म नहीं हुआ उस व्यक्ति का, तो फिर उसके जो माता पिता है उनका जन्म भारत में होना चाहिए। और यदि माता पिता का जन्म भी भारत में नहीं हुआ तो फिर एक अन्य शर्त है, और वो है कि संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष से वह भारत में रह रहा हो। तो आर्टिकल 5 में इस प्रकार लिखा हुआ है। अब हम बात करें आर्टिकल 6 पर। आर्टिकल 6 क्या कहता है? देखो,
आर्टिकल 6, आप सभी को पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत का विभाजन हुआ और जो पाकिस्तान है वो एक अलग देश बना। तो हुआ ये कि कुछ लोग पाकिस्तान गए। कहाँ गए? पाकिस्तान गए। लेकिन जब वो पाकिस्तान गए तो उन्हें ऐसा लगा, वहां पर जाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, हमें पुनः भारत चलना चाहिए और हम भारत में ही रहेंगे। इसका मतलब कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्षेत्र से जो भारत आने वाले लोग हैं, पाकिस्तान क्षेत्र से कहां पर? भारत आने वाले जो लोग हैं वो क्या होंगे? वो भारत के नागरिक होंगे। क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। यानी जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और यदि वो पुनः भारत आना चाहते हैं, कब? जब संविधान लागू हुआ उस दौरान, तो वो लोग क्या होंगे? वो भारत के नागरिक होंगे। यानी पाकिस्तान क्षेत्र से भारत आने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, वो भारत के नागरिक होंगे। ऐसा कौन कहता है? ऐसा आर्टिकल 6 कहता है। यदि हम बात करें आर्टिकल 7 में क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति कहां से? भारत से पाकिस्तान चला जाता है। कहां चला जाता है? पाकिस्तान। अर्थात भारत को छोड़ देता है, भारत देश को छोड़ देता है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। वह व्यक्ति क्या होगा? भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अर्थात उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 जो है उनमें जो अंतर है वो समझ में आया। अंतर यह है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले जो लोग हैं वो भारत के नागरिक होंगे, लेकिन 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो लोग हैं वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अर्थात उनकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। चलो, यदि हम बात करें आर्टिकल 8 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, भारतीय मूल का व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, तो वो क्या कर सकता है? वो आवेदन के माध्यम से भारत सरकार को वो क्या करेगा? आवेदन करेगा और आवेदन के माध्यम से भारत की जो नागरिकता है उसको प्राप्त कर सकता है। उसको क्या कर सकता है? उसको प्राप्त कर सकता है। ऐसा आर्टिकल जो 8 है उसमें क्या है? लिखा हुआ है। ठीक है, यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ और उस दौरान यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है तो क्या कर सकता है? वह व्यक्ति भारत सरकार को आवेदन दे सकता है और आवेदन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा आर्टिकल जो 8 है अर्थात अनुच्छेद जो 8 है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इतना हमको समझ में आता है। अब हम बात करें अनुच्छेद जो 9 है उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की क्या करता है? नागरिकता ग्रहण करता है। अन्य देश की क्या करता है? अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है। नागरिकता ग्रहण करता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा, अर्थात वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। अर्थात उसकी जो नागरिकता है, जो भारतीय नागरिकता है, वो समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि संविधान लागू होने के समय यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब देखो
आर्टिकल जो 10 है अर्थात जो अनुच्छेद 10 है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनता है, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनता है तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, प्रावधान वो स्थायी होंगे, प्रावधान वो क्या होंगे? स्थायी होंगे। यानी जो लोग भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, जो भारत के नागरिक बनते हैं, तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है अर्थात नागरिकता से संबंधित जो व्यवस्था की गई है वो क्या होगी? वो स्थायी होगी। अर्थात उनकी जो नागरिकता है वो क्या होगी? स्थायी होगी, यानी वह भारतीय नागरिक कहलाएंगी। ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा आर्टिकल जो 10 है उसमें लिखा हुआ है। अब देखो अंतिम जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल जो 11 है वो ये कहता है कि संविधान लागू होने के उपरांत, संविधान लागू होने के उपरांत, संविधान लागू होने के उपरांत, होने के उपरांत संविधान लागू होने के उपरांत नागरिकता से संबंधित विषयों का निर्धारण कौन करेगी? तो संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। अर्थात आर्टिकल जो 11 है वो संसद को यह अधिकार देता है कि संविधान लागू होने के बाद कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन भारत के नागरिक होंगे, उनका निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। अर्थात संविधान लागू होने के उपरांत नागरिकता से संबंधित नियम बनाने हैं या कानून बनाना है, कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अर्थात आर्टिकल 11 संसद को यह अधिकार देता है और इसी के तहत संसद ने एक कानून बनाया जिसे कहते हैं नागरिकता अधिनियम। क्या कहते हैं? नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। 1955 में क्या बनाया गया? संसद ने एक कानून बनाया जो है नागरिकता अधिनियम कानून। ठीक है, और इस कानून में प्रावधान किए गए कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, अर्थात भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या है और नागरिकता को समाप्त करने के तरीके क्या है, उन सब का उल्लेख कहाँ पर है? तो नागरिकता अधिनियम में है। तो नागरिकता अधिनियम में जो नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार है और नागरिकता को समाप्त करने के जो तरीके हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक मिनट दोस्तों, चलो देखो अब हम बात करेंगे जो नागरिकता अधिनियम है। कौन सा? नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को देखना है, उन प्रावधानों को हमें देखना है। देखो ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, इसमें ये बताया गया है कि नागरिकता को प्राप्त करने के तरीके क्या है, नागरिकता प्राप्ति के तरीके, नागरिकता प्राप्ति के तरीके। और कुल कितने तरीके हैं? तो कुल 5 तरीके हैं जिनसे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म से, बाय बर्थ, जन्म से कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। देखो जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत क्षेत्र में हुआ हो, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में हुआ,
यदि किसी व्यक्ति का जन्म या शिशु का जन्म कहाँ पर हुआ, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ, और जब उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ उस दौरान उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक, माता या पिता या फिर दोनों, या दोनों भारत के नागरिक हैं, दोनों क्या है, भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक है, नागरिक है, तो वह जो शिशु है, वह जो बच्चा है वो क्या होगा, वह भारत का नागरिक होगा, भारतीय नागरिक होगा, भारतीय नागरिक होगा। ठीक है, तो जन्म से नागरिकता का मतलब है कि यदि किसी शिशु का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ और उस दौरान उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है, या फिर दोनों भारतीय नागरिक हैं, दोनों माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, तो वह जो शिशु है वो क्या होगा, वो भारत का नागरिक होगा। इसका मतलब ये जो है वो जन्मजात नागरिकता है। क्या है, जन्मजात नागरिकता है, जन्मजात नागरिकता। और यदि हम अपनी बात करें, जैसे हम हैं तो हम क्या है, हम जन्मजात नागरिक हैं। क्या है, हम जन्मजात नागरिक हैं। ठीक है, हम जन्मजात नागरिक हैं, हमारा जो जन्म है वो भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ और हमारे जो माता पिता है वो दोनों क्या है, भारत के नागरिक है, इसलिए हम क्या है, हम जन्मजात नागरिक हैं। तो जन्म से नागरिकता प्राप्त करना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, अब हम बात करें रक्त संबंध के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना, रक्त संबंध के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर, इसमें क्या लिखा हुआ है, इससे कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। देखो, यदि किसी व्यक्ति का जन्म कहाँ पर हुआ, भारत के बाहर हुआ, कहाँ हुआ, भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर हुआ, और उस दौरान उसके माता या पिता, उसके माता या पिता या फिर दोनों, या दोनों, दोनों भारत के नागरिक है, दोनों भारतीय नागरिक है, दोनों भारतीय, दोनों भारतीय नागरिक है, दोनों भारतीय नागरिक है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, रक्त संबंध के आधार पर क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी किसी व्यक्ति का जन्म कहां पर हुआ, भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर हुआ, भारत से बाहर हुआ। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में उसका जन्म हुआ और उस दौरान उसके माता या पिता या फिर दोनों क्या हो, भारत के नागरिक हो, दोनों भारत के नागरिक हैं, तो वह व्यक्ति अर्थात वह शिशु क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। क्या होगा, भारतीय नागरिक होगा। क्या होगा, भारतीय नागरिक होगा। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि जो उसके माता पिता है उनको सूचना देनी होंगी कहां पर, भारतीय दूतावास में। कहां पर, भारतीय दूतावास में। जो अमेरिका में दूतावास है, जो भारतीय जो दूतावास है वहां पर उसके माता पिता को इसकी सूचना देनी होगी कि बच्चे का जन्म हुआ है। ठीक है, चलो, तो रक्त संबंध के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है। चलो अब हम बात करते हैं पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से। देखो, पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से, इसमें क्या लिखा हुआ है, पंजीकरण के माध्यम से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। देखो, यदि कोई विदेशी है, यदि कोई विदेशी है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, और उस विदेशी ने किसी भारतीय नागरिक से क्या किया है, विवाह किया है, भारतीय नागरिक से क्या किया, विवाह किया, तो
वह व्यक्ति क्या कर सकता है, वह व्यक्ति भारत सरकार को आवेदन कर सकता है और उस आवेदन के माध्यम से वह भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन उसके लिए यह शर्त है, क्या शर्त है? शर्त यह है कि उसे 7 वर्ष तक, क्या उसे 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। तो जो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जाती है वो कैसे की जाती है कि यदि कोई विदेशी है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, और उसने भारतीय नागरिक से शादी की, विवाह किया, तो वह पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। भारत सरकार को आवेदन करेगा और उस आवेदन से वह भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि पहले उसे 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। तो ये हुआ विदेशी। लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है कि यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, यानी PIO, यानी कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, तो वह भी आवेदन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए क्या करना होगा, उसे भी 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता किसको प्राप्त होती है? भारत की नागरिकता किसको प्राप्त होती है? यदि कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारतीय नागरिक से विवाह करता है या फिर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, तो उसके लिए शर्त यह है कि 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। उसके बाद उन्हें भारत सरकार को आवेदन देना होगा और फिर उस आवेदन के माध्यम से भारत सरकार नागरिकता दे सकती है। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, सोनिया गांधी, उन्होंने क्या किया? राजीव गांधी से विवाह किया। तो सोनिया गांधी को जो नागरिकता मिली वो किसके तहत मिली? पंजीकरण के माध्यम से। किसके तहत? पंजीकरण के माध्यम से। ठीक है, चलो तो पंजीकरण समझ में आया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे देशीयकरण के माध्यम से। सबसे पहले हम ये बता दें कि भारतीय मूल का व्यक्ति कौन है। भारतीय मूल के व्यक्ति से क्या मतलब है, इसको हम बता देते हैं। देखो, यानी एक ऐसा विदेशी जो भारत का नागरिक तो नहीं है, लेकिन उसके जो पूर्वज थे वो भारत के नागरिक थे, उसी को कहते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति। यानी वह विदेशी जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन उसके पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे थे, कभी भारतीय नागरिक थे, तो वह भारतीय मूल का व्यक्ति होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता को प्राप्त करना। देखो, देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करना। अब देखो, इससे कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि कोई अन्य विदेशी। अब अन्य विदेशी कौन? अन्य विदेशी वह व्यक्ति होगा जो, अभी हमने बात की ना कि पंजीकरण के माध्यम से कौन नागरिकता प्राप्त कर सकता है, तो भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति और भारतीय मूल का व्यक्ति, उन दोनों के अलावा जो विदेशी होंगे वो अन्य विदेशी होंगे। और अन्य विदेशी आवेदन के माध्यम से भारत सरकार को आवेदन करेंगे और आवेदन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उन्हें पहले 12 वर्ष तक भारत में रहना होगा, तभी ही सरकार क्या कर सकती है? उनको नागरिकता प्रदान कर सकती है, भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है? भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो कोई अन्य विदेशी जो भी हमने समझा था। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे। 4 तरीके हो गए। अब अंतिम जो तरीका है वो है विलय के द्वारा।
विलय के द्वारा, विलय द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी विदेशी क्षेत्र को यदि किसी विदेशी क्षेत्र का भारत में विलय किया जाता है, कहाँ, भारत में विलय किया जाता है, तो उस क्षेत्र के जो लोग होंगे उन्हें भारत सरकार क्या देगी, नागरिकता प्रदान करेंगी, और वो क्या होंगे, वो भारत के नागरिक होंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम बात करें, जैसे सिक्किम जो था वो भारत का अंग नहीं था, लेकिन उसका भारत में विलय किया गया। अब सिक्किम के जो लोग होंगे उन्हें भारत सरकार क्या करेगी, उन्हें नागरिकता प्रदान करेगी, भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। अब वह क्या है, वह भारत के नागरिक हैं। तो विलय के द्वारा भी नागरिकता प्रदान की जाती है। चलो, ये तरीके हो गए 5 जो किसमें दिए गए हैं, नागरिकता अधिनियम में। अब हम बात करेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके तो 5 हैं, लेकिन नागरिकता समाप्त करने के तरीके अर्थात नागरिकता समाप्ति के कितने तरीके हैं इस अधिनियम में, तो 3 तरीके हैं नागरिकता समाप्ति के तरीके। नागरिकता समाप्ति के तरीके कितने तरीके हैं, 3 तरीके। चलो, पहला है परित्याग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति स्वे इच्छा से, अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, भारतीय जो नागरिकता है उसका त्याग करता है, उसका परित्याग करता है, कब, स्वेच्छा से परित्याग। यदि कोई व्यक्ति स्वे इच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, अर्थात भारतीय नागरिक नहीं होगा। उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। परित्याग, चलो इसको दूसरा है समाप्ति से कैसे, जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जैसे वह भारत का नागरिक है और उसने क्या किया, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, बिना भारतीय नागरिकता का परित्याग किए उसने क्या किया, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की, तो वह व्यक्ति स्वतः ही क्या होगा, भारत का नागरिक नहीं रहेगा, अर्थात स्वतः ही उसकी क्या होगी, उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। स्वतः भारतीय नागरिकता समाप्त, स्वतः भारतीय नागरिकता समाप्त। स्वतः भारत की जो नागरिकता है वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी क्या किया जाता है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति की जाती है। अब अंतिम जो है उस पर चर्चा करते हैं, वंचन के माध्यम से नागरिकता को समाप्त करना। किसके माध्यम से, वंचन के माध्यम से, वंचन के द्वारा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इसके विभिन्न आधार हैं, विभिन्न आधारों पर क्या किया जाता है, विभिन्न आधार है। और कौन कौन से आधार है, जैसे शत्रु देश से युद्ध काल में, कब, जब भारत का किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो रहा हो, उस दौरान यदि वह व्यक्ति क्या करता है कि भारत से संबंधित सूचनाएं क्या करता है, किसी अन्य देश को प्रदान करता है, अर्थात जिससे युद्ध हो रहा है उसी देश को क्या करता है, वो सूचनाएं देता है। क्या देता है, सूचनाएं देता है।
क्या करता है, सूचनाएं देता है, या संविधान का अनादर करता है, या संविधान का अनादर करता है, या फिर युद्ध काल के दौरान वो क्या करता है कि उस देश से क्या करता है, व्यापार करता है। क्या करता है, व्यापार करता है। जिस देश से युद्ध चल रहा है, जिस देश के साथ युद्ध हो रहा है, उस देश के साथ क्या करता है, वह व्यापार करता है, या उस देश को भारत से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है, या फिर संविधान का अनादर करता है। तो ये विभिन्न आधार हैं, और इन आधारों के माध्यम से जो नागरिकता है, उस भारतीय नागरिकता से उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये विभिन्न आधार हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति की जो भारतीय नागरिकता है उसको समाप्त किया जा सकता है, अर्थात भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, चलो, लेकिन ये जो वंचन का सिद्धांत है, ये जो वंचन का सिद्धांत है, अर्थात वंचन के माध्यम से जो नागरिकता समाप्त की जाती है, वो जन्मजात नागरिकों पर लागू नहीं होगी। जन्मजात जो नागरिक है उन पर लागू नहीं होगी, जन्मजात नागरिकों पर लागू नहीं होगी। अब जन्मजात नागरिक कैसे, जैसे अभी हमने देखा ना कि जन्म से यदि कोई नागरिक है, हमने देखा कि जन्म से रक्त संबंध के आधार पर, तो ये जो दो है, जन्म के आधार पर नागरिक और रक्त संबंध के आधार पर नागरिक, ये क्या होंगे, ये जन्मजात नागरिक होंगे। तो इन दोनों को, जो जन्मजात नागरिक है उन पर यह वंचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, अर्थात वंचन के माध्यम से नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, बल्कि ये जो जन्मजात नागरिक है, यदि ये संविधान का अनादर करते हैं या युद्ध काल में किसी अन्य देश को सूचनाएं प्रदान करते हैं, तो इनके लिए सजा का प्रावधान है। इनके लिए क्या है, सजा का प्रावधान है, जैसे कारावास, और यदि कारावास नहीं तो या फिर मृत्युदंड। ठीक है, तो वंचन के द्वारा नागरिकता को समाप्त करना। ठीक है, लेकिन वंचन का जो सिद्धांत है वो जन्मजात नागरिक पर लागू नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, यदि वो संविधान का अनादर करते हैं, युद्ध काल में गुप्त सूचनाएं किसी अन्य देश को देते हैं, ठीक है, तो फिर उनके साथ क्या किया जाएगा, तो उनके लिए सजा का प्रावधान है, तो उनको कारावास या फिर मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आता है। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जब संविधान लागू हुआ उस दौरान भारत के नागरिक कौन होंगे, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 2 है, उसमें जो आर्टिकल दिए गए हैं अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, वो ये बताते हैं कि संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन होगा। फिर क्या हुआ कि संसद ने एक कानून बनाया नागरिकता से संबंधित, जिसे नागरिकता अधिनियम कानून 1955 के नाम से जाना जाता है, और इसमें ये प्रावधान किया गया कि नागरिकता को प्राप्त करने के तरीके कितने हैं, तो कुल 5 तरीकों पर हमने चर्चा की, और नागरिकता को समाप्त करने के तरीके कितने हैं, तो 3 तरीकों पर हमने क्या किया, हमने चर्चा की। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, कल हम आगे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।